एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं कोमल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाई क्यूज प्रैक्टिस फॉर पार्ट ए फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे जून 2022 शिफ्ट 2 का जो पेपर है उसमें पार्ट ए के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सबको आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 2023 शिफ्ट 1 और 2 दोनों के जो क्वेश्चन है पार्ट ए के वो हम सोल्व कर चुके हैं और साथ साथ जून 2022 शिफ्ट 1 के भी हमने कर लिए हैं। आज बारी है जून 2022 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं और आप ये क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो इस चैनल पर ही आपको वीडियोस मिल जाएंगी या फिर इस वीडियो के बाद आपको ये वीडियोस विजिबल हो जाएंगी, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो पे बढ़ते हैं। हमें करने हैं जून 2022 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन आईडी 156, एंगल थीटा इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम इज। ये आपको एक पैरेललोग्राम दिया है और पूछा है कि इसमें जो थीटा एंगल है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसमें जो अपोजिट एंगल होता है ये बराबर रहेगा। यानी कि अगर ये 120 है तो ये एंगल भी 120 ही होगा। तो यानी यहाँ पर हमने एक एंगल फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज 120। सेकेंड है 33, अब हमें फाइंड आउट करना है द थर्ड एंगल। तो देखिए यहाँ आपको पता है कि कोई भी शेप है, जैसे कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, हेक्सागन है या फिर ट्राइंगल है, उनके जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल हमें दिया गया है, ये एक ट्राइंगल है, इसके जो इंटरनल एंगल हैं उनका सम 180 होता है। कैसे, देखो ये फॉर्मूला है, तो n यहाँ पर होता है नंबर ऑफ साइड। तो ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, तो 3 - 2 मल्टीप्लाई 180, तो दैट विल बी 180। यानी कि ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो यानी इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो 120 और 33 कितना हो जाएगा, एक एंगल दिया है हमें 120 और एक है 33, दैट विल बी 3, 5 और 1, होना कितना चाहिए 180। तो टोटल 180 है, 180 में से इन दो का कितना है 153 है। तो अगर मैं माइनस कर दूंगी तो हमें इस एंगल का भी पता चल जाएगा। तो माइनस करेंगे, देखिए कितना आएगा 7 और यहाँ बचा 7, 5, 6, 7, 27। ठीक है, तो यानी कि ये वाला थीटा आने वाला है 27। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कैसे किया है एक बार फिर से बता देती हूँ। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, ये ऑलरेडी हमें गिवन था, ये हमने इस फैक्ट से निकाल लिया है कि 120 है। एक ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, हमें थर्ड वाला निकालना है। यदि हमें दो का पता है और तीनों के सम का पता है तो इन दोनों को जोड़ करके तीनों के सम से हम माइनस कर देंगे तो ये थर्ड वाला हमें पता लग जाएगा। तीनों का सम कितना होता है 180, 120 और 33 विल बी 153। तो 180 में से हम 153 माइनस करेंगे, दैट विल बी 27। तो ये जो थीटा एंगल है ये 27 डिग्री है। इस वजह से हमारा जो थर्ड ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आईडी है 165, यहाँ दिया है 5 एप्पल्स, 6 ऑरेंजेस एंड 7 बनानास कॉस्ट 250 while 6 apples, 4 oranges and 2 bananas cost 180. The cost of 4 oranges and 8 bananas is। चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं। हमारे पास 5 एप्पल है प्लस 6 ऑरेंज है प्लस 7 बनाना है, 7 बनाना है और इन सभी की कॉस्ट कंबाइनली 250 है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट में हमें दिया है 6 एप्पल, 4 ऑरेंज और 2 बनानास, 6, 4, 2, 6 एप्पल प्लस 4 ऑरेंजेस प्लस 2 बनानास, इनकी कॉस्ट हमें दी गई है 180 दी गई है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 4 ऑरेंजेस एंड 8 बनानास, यानी हमसे पूछा है 4 ऑरेंजेस प्लस 8 बनानास की कॉस्ट कितनी होगी।
एक बार मैं सेकंड वाला क्रॉस चेक कर लेती हूँ। 6 एप्पल है, 4 ऑरेंज है और 2 बनानाज है, कॉस्ट है 180। चलिए, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है, ये दिया है, ये भी दिया है और ये हमसे पूछा हुआ है, तो मतलब जो हमसे पूछा है उसमें एप्पल का नहीं है, केवल ऑरेंज है और केवल बनाना है। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हमें अपना आंसर निकालना है। हमारे आंसर में एप्पल का हमें फाइंड आउट नहीं करना है, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इन दोनों इक्वेशन से ये जो एप्पल है ये गायब हो जाए और बाकी ये रहे। तो इन्हें हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से और इस सेकंड वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो इन दोनों का नंबर बराबर हो जाएगा, फिर इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो दोनों इक्वेशन से एप्पल वाला जो पोर्शन है वो हट जाएगा और ये बचेगा फिर। ठीक है, एक बार करके देखते हैं। फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 और सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से। ठीक है, जब फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो दैट विल बी 30 एप्पल प्लस 36 ऑरेंज प्लस 42 बनानास। इधर आएगा 0 0 1500। चलिए, सेकेंड जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 30 एप्पल प्लस 20 ऑरेंज प्लस 10 बनानास एंड 900। ठीक है, 0, ठीक है 900। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन आ गई हैं। अब इसको हम माइनस कर देंगे, तो देखिए ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ बचा है हमारे पास, मतलब 360 में से हमें माइनस करने हैं 200, तो कितना बचेगा 160 बचेगा, 160। यहाँ पर देखिए प्लस वाला बड़ा है तो साइन यहाँ प्लस का आएगा, यहाँ पर भी प्लस का बड़ा था तो हमने प्लस रखा है, यहाँ पर भी प्लस आएगा। 42 में से 10 गए, कितने बचे हैं 32, तो 160 नो वे, ये 360 नहीं है, ये ऑरेंज का हमने लिखा हुआ है। एक मिनट रुकिएगा, तो 36 में से मुझे 20 माइनस करने हैं तो भी 16 ही आएगा, बट ये ऑरेंज है ना कि 160 है। 16 ऑरेंज एंड 32 बनानास। और यहाँ क्या आएगा देखिए, 1500 में से हमें 900 माइनस करने हैं तो कितना बचेगा 0 0 6, मतलब कि 600। तो ये इक्वेशन मेरे पास आई हुई है। अब यहाँ अगर मैं 16 कॉमन लेती हूँ तो देखो कितना बचेगा, 16 ऑरेंज प्लस 2 बनानाज। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, 8 की फॉर्म में पूछा है, तो मैं यहाँ 4 कॉमन लेती हूँ। मतलब मैं इस पूरी इक्वेशन को अगर 4 से डिवाइड करूँ तो देखिए यहाँ पर आएगा 4 ऑरेंज प्लस 8 बनानास एंड दैट विल बी 4 से 150। ठीक है, तो ये आया है। और हमसे पूछा भी है कि 4 ऑरेंज और 8 बनाना का कॉस्ट कितना आएगा, दैट विल बी 150। एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ। हमें ये दोनों चीज़ें गिवन है और ये हमसे पूछा है। अगर हमें ये गिवन है तो ऑब्वियसली हमारा आंसर यहीं से निकलने वाला है। तो दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हमें अपने आंसर निकालना है। तो हमारे आंसर में पूछा है कि ऑरेंज का पूछा है, बनाना का, एप्पल नहीं पूछा है। तो दोनों इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एप्पल का जो नंबर है उसको बराबर कर देंगे ताकि उसको कैंसिल आउट करके हम एप्पल का जो नंबर है उसको हटा सकें यहाँ से। तो इन दोनों के नंबर को बराबर करने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है 6 से और सेकंड को कर दिया है 5 से। करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया है। फिर जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हम चाहते भी ये थे, ये हो गया है। फिर 36 में से 20 गए तो बचे 16, 42 में से 10 गया तो बचा 32। तो 16 ऑरेंज 32 बनानास और इनकी कॉस्ट मतलब आई है 600। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि 4 ऑरेंज है 8 बनाना है। तो अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 4 से डिवाइड कर देती हूँ तो ये आएगा 4 ऑरेंज 8 बनाना, दैट विल बी 150। तो
4 ऑरेंज और 8 बनाना का कॉस्ट कितना होगा कंबाइनली? 150 होगा। तो 150 विल बी द आंसर। देखिए किस में है? थर्ड ऑप्शन में है। सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इस फिगर में कितने रेक्टेंगल्स हैं, ये आपसे पूछा है। चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमें विजिबल है हम वो देखेंगे। देखिए एक ये रेक्टेंगल है 1, एक ये है 2, एक ये है 3 और एक ये है 4, एक ये है 5, 6 और 7। यहाँ पर ये 7, ये 6 और ये 5th, और एक ये पूरा ट्राइंगल है, ये पूरा भी तो एक रेक्टेंगल है, तो यानी कि 8। तो 8 रेक्टेंगल तो ये हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये कंप्लीट 8। तो 8 तो हो गए हैं यहाँ पर। ये तो ऐसे रेक्टेंगल है जो हमें डायरेक्ट दिख रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ छिपे हुए होते हैं, हिडन रेक्टेंगल होते हैं, वो भी हमें देखने हैं। देखो किस तरीके से देख सकते हैं। कलर में दूसरा कर लेती हूँ, रेड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये भी तो एक रेक्टेंगल है, कंप्लीट को अगर हम मिला दें, फर्स्ट टाइम तो हमने क्या किया था, ये 1 अलग था, ये 2 अलग था, लेकिन ये पूरा भी तो एक रेक्टेंगल है और यहाँ पर ये पूरा भी एक रेक्टेंगल है। तो 2 और हमने ऐड कर दिए हैं, 2 और हमें मिल गए हैं। और देखिए अब की बार हम येलो कलर लेते हैं। देखो यहाँ ये वाला भी तो एक रेक्टेंगल बनेगा, 5th और 6th को मिला दें तो ये भी एक रेक्टेंगल है, और यहाँ पर 6th और 7th को अगर मिला दें तो ये भी एक रेक्टेंगल है, और ये पूरा भी एक रेक्टेंगल है, ये पूरा जिसमें 5 6 7 तीनों आएंगे। ठीक है, तो 3 यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब और देखिएगा, और यहाँ पर कैसे हो सकता है। अब की बार मैं लेती हूँ ब्लू कलर, यहाँ से ले जिसमें 1 2 और 5 6 7 ये आएंगे, एक ये रेक्टेंगल है, और एक ये है कि जिसमें 3 4 और 5 6 7 ये आएंगे। तो 2 रेक्टेंगल ये हो गए हैं। तो इस तरीके से ये हमारे टोटल रेक्टेंगल है। 8 2 3 2 3 2 5 5 6 7 7 7 14 और 15, यानी कि 15 रेक्टेंगल हैं इसके अंदर। ओके, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को थोड़ा रोक के पीछे करके फिर से आप देख सकते हैं। 15 ही आपको रेक्टेंगल इसमें मिलने वाले हैं, बस थोड़ा सा तरीका आना चाहिए उसको देखने का। ठीक है, सो द थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ हमें दिया है कि एक M and N are the midpoint of AB and CD respectively of a square ABCD। हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD, ये हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है ABCD, A B C और D। आप ऐसे भी ले सकते हो A B और C और D, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इसमें कहा है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो AB ये है, इसका मिड पॉइंट बिल्कुल ठीक बीच में कौन सा पॉइंट है? एक M पॉइंट है। और N इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। तो CD का जो मिड पॉइंट है वो N दिया हुआ है। ठीक है, आगे कहा है, और ये जो स्क्वायर है इसकी साइड दी हुई है आपको 12। तो आपको पता होगा स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती हैं। अगर AC 12 है तो AB भी, BD भी और DC भी 12 ही होगा। अच्छा, आगे दिया है टेक अ पॉइंट P ऑन MN। तो MN ये है, इन दोनों को हमें मिलाना पड़ेगा। ये MN है और MN पर एक पॉइंट है P, पॉइंट P ऑन MN। तो P पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पूरा नहीं है, इसमें मतलब ये नहीं बताया है कि P हमें मिड पॉइंट पर लेना है MN के, या फिर हम मिड पॉइंट पर नहीं लेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मान रहे हैं कि MN जो है वो मिड पॉइंट पर है। फिर कहा है कि लेट AP इज द R। तो देखिए ये P है और ये A है, तो AP क्या बोला है? AP बोला है कि ये R है, और PC इज S।
P ये है, C ये है, यानी कि ये क्या है, ये S है, ये S है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose sides are R, S and 12। तो आपको उस ट्राइंगल का एरिया बताना है जिसकी एक साइड R है, दूसरी साइड S है और तीसरी साइड इसकी 12 है। तो आपको ये ट्राइंगल बताना है, मतलब कि दिस वन, ये वाला ट्राइंगल है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं APC। जो ट्राइंगल है आपको उसका एरिया बताना है। तो यहाँ दो तरीके हैं जैसे आप बता सकते हैं, या तो आप सीधा एरिया ले ले ट्राइंगल का, जो कि होता है हाफ बेस इनटू में हाइट, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, मतलब ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल जो है ये 90 पर है, और स्क्वायर के जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम होता है 360 होता है। ठीक है, आप n-2 मल्टीप्लाई 180 से भी कर सकते हैं। वैसे 90 90 90 90 यानी कि 360 होता है। ठीक है, 360 रहता है इसका इंटरनल एंगल जो होते हैं उनका सम। तो अगर पूरे स्क्वायर का जो सम है इंटरनल एंगल्स का वो 360 है और इस ट्राइंगल का कितना है 90 है, तो 90 360 का कितना है 1/4 है। मतलब 90 क्या है 360 का 1/4 है। तो इस पूरे स्क्वायर का जो एरिया है, तो ट्राइंगल का एरिया उस पूरे स्क्वायर के एरिया का 1/4 होगा। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ये जो पूरा स्क्वायर है इसमें जितने भी एंगल है उनका सम 360 है। इस ट्राइंगल के एंगल कितना है 90 है, तो मतलब इस पूरे स्क्वायर के एंगल के सम का 1/4 है इस ट्राइंगल का एंगल। तो इस पूरे स्क्वायर का जो एरिया होगा वो भी 1/4 रहेगा, मतलब ट्राइंगल का जो एरिया है वो 1/4 रहेगा टू द स्क्वायर। देखो कैसे, ये जो स्क्वायर है हमारे पास इसका है 12। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, उसकी साइड का स्क्वायर, साइड क्या है 12 है, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो पूरे स्क्वायर का जो एरिया है वो 144 है, तो इस ट्राइंगल का कितना होगा 1/4 ऑफ 144। ठीक है, यानी ये जो 144 है इसका 1/4 होगा इस रेक्टेंगल, इस ट्राइंगल का एरिया। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो 36 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि जो ट्राइंगल है बेस इनटू में हाइट, तो बेस कितना है 12 है, हाइट कितनी है, अब देखो ये पूरा मिड पॉइंट से हमने लिया है तो बिल्कुल हाफ होगा, तो पूरा कितना है 12 है, तो ये हाफ हो जाएगा 6। मैं फिर से बता देती हूँ, एक जो हमारे पास स्क्वायर होता है उसमें जो डायगोनल हम लेते हैं इस तरीके से लें, या फिर आप ऐसे लें, या फिर ऐसे लेते हैं, या फिर ऐसे लेते हैं। अगर वो मिड पॉइंट को क्रॉस करके जा रही है लाइन, तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा पूरा, अगर मतलब 12 होगा ही तो ये भी 12 होगा। इसी तरीके से यहाँ देखिए, ये जो लाइन है पूरी इस तरीके से भी जा सकती है, तो ये पूरी 12 होगी, तो यहाँ तक कितनी रहेगी 6 रहेगी। तो हाफ बेस कितना है 12 और हाइट कितनी है 6, तो हम लिख सकते हैं हाफ 12 इंटू में 6, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 और 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि स्क्वायर का 1/4 है अगर एंगल, तो इसका एरिया भी 1/4 होगा। स्क्वायर का एरिया है 144, तो इसका 1/4 हो जाएगा 36। या फिर आप इस ट्राइंगल का भी अलग से निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू में हाइट, बेस 12 है, हाइट 6 है, इसको जब आप सोल्व करेंगे दैट विल बी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन ID 157। चार्ट 1 शोज द सेंटर वाइज ब्रेकअप ऑफ 8000 स्टूडेंट्स who appeared for an exam at center A to F। मतलब कोई एक एग्जाम सेंटर है जहां पर 8000 स्टूडेंट जो है एग्जाम देने के लिए आए हैं। तो A B C D E F ये सेंटर की पोजीशन है। तो A सेंटर पर 15% स्टूडेंट है, B पर 25 है, C पर 12 है, D पर 18% है, E पर 10% है और F पर 20% है।
ये किसका परसेंट है? 8000 का। यानी 8000 के 15% बच्चे स्टूडेंट मतलब ए एग्जाम सेंटर पर हैं। अच्छा, आगे दिया है चार्ट 2 जो है वो शो कर रहा है ब्रेकअप ऑफ द 4800 स्टूडेंट वो पास्ड, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट वो अपीयर्ड एट द सेंटर सी पास्ड। अब आपसे कहा है कि स्टूडेंट कितने थे? 8000 थे। 8000 में से केवल 4800 स्टूडेंट ही पास हो पाए हैं, बाकी सब फेल हो गए हैं। पूछा है कि सेंटर सी में कितने स्टूडेंट अपीयर्ड हुए थे, उनमें से कितने पास हुए हैं। तो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम निकालेंगे कि सेंटर सी पर स्टूडेंट कितने थे। तो हमें 8000 का 12% निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ टोटल स्टूडेंट कितने थे? 8000। और सेंटर सी पर कितने हैं? सेंटर सी पर है 12%। तो 8000 का 12% हम कैसे निकालेंगे? इस तरीके से 12 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 960, ठीक है। तो यानी सेंटर सी पर टोटल स्टूडेंट कितने थे? 960 थे। और पास कितने हुए? पास हुए हैं 20%। 20% किसका? 4800 का 20%। तो 4800 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पास हुए हैं, उसमें से सेंटर सी में कितने हैं? 20% है जो पास हुए हैं। तो 4800 का हमें निकालना है 20%। ठीक है, 960। यानी कि सेंटर सी पर 960 स्टूडेंट थे और पास भी कितने हुए हैं? 20%, यानी कि 960। तो 100% रिजल्ट रहा है। यानी जितने भी स्टूडेंट सेंटर सी पर बैठे थे एग्जाम देने के लिए, वो सारे ही स्टूडेंट पास हुए हैं। हमने ये परसेंटेज की हेल्प से निकाल लिया है। तो यानी कि रिजल्ट क्या रहा है? 100% रहा है। So what percentage of student who appeared at the center C passed? तो 100% है, यानी कि the fourth option will be the right answer। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ सही है कि 100% यहाँ रिजल्ट रहा है। जितने स्टूडेंट थे उतने ही सारे पास हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Two fair dice are thrown. The number of case where the number appearing on the upper face of the first die is not लेस देन दैट ऑन द लोअर फेस ऑफ द सेकेंड डाई। क्वेश्चन को समझते हैं एक बार। हमारे पास दो फेयर डाई है। फेयर डाई का मतलब है कि कोई पार्शियलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई एक नंबर बार बार आता है, बिल्कुल फेयर है, चीजें बिल्कुल रेंडमली हो रही हैं। तो ये मेरे पास फर्स्ट डाइस है और ये है मेरे पास सेकेंड डाइस। जब मैं इन दोनों डाइस को फेंकती हूँ, थ्रो करती हूँ, तो अगर यहाँ पर इसका जो अपर साइड है उस पर जो भी नंबर आया है, मान लेते हैं इस पर 5 आया है, तो इस डाइस के लोअर साइड पर, देखो इस चीज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है कि लोअर है या अपर है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया है, मतलब क्वेश्चन में ये पॉइंट दिया है कि सेकंड डाई का लोअर फेस होना चाहिए। लोअर हो या अपर हो, हमसे कंडीशन पूछी है तो वो दोनों केस में हम उसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड डाइस में पूछा है कि अगर फर्स्ट डाइस में जो भी नंबर आया है सेकंड डाइस में उससे ज्यादा आना चाहिए, तो ऐसे कितने चांस होंगे हमारे पास कि फर्स्ट डाई में जो भी नंबर आया है सेकंड डाई में उससे ज्यादा ही आए या फिर उसके बराबर आए, कम नहीं आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन में लिखा भी है, देखो द नंबर ऑफ केसेस वेयर द नंबर अपेयरिंग ऑन द अपर फेस ऑफ द फर्स्ट डाई इज नॉट लेस देन दैट ऑन द लोअर फेस ऑफ द सेकेंड डाई। कम नहीं होना चाहिए, बराबर भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर केस लेते हैं। मानो फर्स्ट डाई पर आ गया है 1, हमने डाइस को फेंका और 1 नंबर आया है, तो सेकंड डाई पर इससे ज्यादा क्या आ सकता है? बराबर, और बराबर भी हो सकता है 1, उससे ज्यादा 2 भी हो सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ठीक है, हमने डाइस को फेंका और 2 आ गया है, तो सेकंड में हम कौन कौन से नंबर लेंगे? लेस देन नहीं होना चाहिए, बराबर हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। मतलब यहाँ 1 जब आएगा तो उस कंडीशन को हम नहीं लेंगे। अगर यहाँ 2 आएगा तो हम उसको काउंट करेंगे, 3 आएगा तो भी, 4 आएगा तो भी, 5 आएगा तो भी, 6 आएगा तो भी। अगर हमने डाइस को फेंका और 3 आ गया है, तो इस डाइस की हम कौन कौन सी कंडीशन लेंगे? मानो हमने दोनों को फेंका, इस पर 3 आ गया है, इस पर 1 आ गया है,
तो वो कंडीशन काउंट हम नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन में लिखा है कि लेस देन नहीं होना चाहिए। हमने दोनों को फेंका, इस पर 3 आया है, इस पर 2 आ गया है, तो भी हम काउंट नहीं करेंगे। हमने दोनों को फेंका, इस पर 3 आ गया है, इस पर 3 आ गया है, तो हम वो कंडीशन काउंट करेंगे। 4 आया है तो भी, 5 आया है तो भी, 6 आया है तो भी। ठीक है, अगर यहाँ 4 आता है, 4 आता है, तो यहाँ 4 आना चाहिए, तब हम इसको काउंट करेंगे 5 और 6। यहाँ 5 आता है तो 5 और 6 ओनली काउंट होगा। यहाँ अगर 6 आता है तो ओनली 6 यहाँ काउंट होगा। यानी कि ये कंडीशन है जो हमारे क्वेश्चन में पूछी है, तो इतनी कंडीशन बन सकती है। तो देखिए 6 यहाँ पर बन रही है, 5 यहाँ पर है, 4 यहाँ है और 3 यहाँ है, 2 यहाँ है और 1 है यहाँ। सबको काउंट करिएगा, 6 और 5, 4 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 17 18 19 20 21, यानी कि 21। तो 21 ऐसे कंडीशन है, ऐसे केस बनेंगे 21 जिसमें एक डाइस पर जो नंबर आया है दूसरी डाइस पर उससे ज़्यादा ही आएंगे। ठीक है, तो 21 विल बी द आंसर, यानी कि द 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आईडी 154 आपको दिया है। सपोज कीजिए A1 है, B2 है, C3 है, D4 है, एटसेट्रा, मतलब कि Z26 तक। तो आपको ये कंडीशन दी गई है, इसमें इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ये आपसे पूछा है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। A माइनस M, तो A क्या है, 1 है, माइनस M देखिए काउंट कीजिए, A B C D E F G H I J K L M 12 13, यानी कि M की वैल्यू है 13। तो फर्स्ट में दिया है ऊपर A माइनस M, यानी कि 1 माइनस 13। इसके बाद है D, तो D कितना है, 1 2 3 4, यानी कि 4 माइनस M यानी 13। नेक्स्ट हमें दिया है G, तो A B C D E F G यानी कि 7, तो 7 माइनस 13, इसके बाद सो ऑन, और कहाँ तक है ये, S तक है। S कितना होता है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 19 माइनस 13, 19 माइनस 13। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें दी गई है, अपॉन में नीचे भी रखा हुआ है। M कितना है 13 और Z कितना है 26। इसके बाद फिर 13 माइनस 25, फिर 13 माइनस 24 एंड सो ऑन। फिर 13 T को देख लीजिएगा जितना होगा वो यहाँ तक दिया हुआ है। फिर पूछा है कि इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा। अब इसको पूरा अगर सोल्व करने लगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो कुछ पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। पैटर्न क्या है, 1 माइनस 13 है, 1 के बाद 4 यानी कि 3 का डिफरेंस आया है, उसके बाद 13 से माइनस किया है। यहाँ पर देखो 1 था, यहाँ पर 4 यानी 3 का डिफरेंस, फिर यहाँ 4 तो यानी यहाँ 7, तो फिर अगेन 3 का डिफरेंस। आगे देखिए, अब आगे क्या आएगा, मतलब 7 की जगह पर हम क्या रखेंगे, 8 9 10, तो फिर नेक्स्ट आएगा 10 माइनस 13। उसके बाद फिर आगे देखिए 10 में फिर 3 ऐड करेंगे तो यानी 13 माइनस 13, करते करते हम जाएंगे 19 माइनस 13 तक। तो देखिए 13 माइनस 13 कट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और ये सारे मल्टीप्लाई में है, तो चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर मल्टीप्लाई में 0 आ गया है तो पूरा नंबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ इसको सारे को हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो एक ऐसा भी आएगा जिसमें 13 माइनस 13 होगा, उसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो दैट विल बी 0, और 0 आएगा तो पूरी वैल्यू ही ऊपर की 0 हो जाएगी, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो। तो यानी हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आएगी 0 अपॉन, अभी देखो इसको सोल्व करने की ज़रूरत है नहीं, चाहे ये 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, इसका आंसर कुछ भी आए, अगर ऊपर 0 आ गया है मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। ठीक है, तो इस पूरे को हमने अगर सोल्व किया है तो हमें 0 मिला है, तो 0 अपॉन मानो ये अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये 2 आएगा, फिर भी ये 0 है। इसको सोल्व करके अगर ये 100 आता है तो भी ये 0 है, मतलब इसकी वैल्यू 0 ही आने वाली है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर द फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि 0 रहेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन आईडी 143, ये आया है ट्रिग्नोमेट्री से, जो हम 10th क्लास में पढ़ते थे। क्या दिया है? एन एयरक्राफ्ट इज अप्रोचिंग द एयरपोर्ट फ्रॉम अ लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर टू द लैंडिंग पॉइंट एंड इज करंटली एट अ हाइट ऑफ 5 किलोमीटर। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? तो बस जो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है उसको आप लिखते जाएं, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में। एक एयरक्राफ्ट है, मतलब एक एयरप्लेन है जो कि एयरपोर्ट पर अप्रोच कर रहा है उतरने के लिए। ठीक है, वो कितना है? जहां पर उसको लैंड करना है, उस लैंडिंग पॉइंट से वो 10 किलोमीटर फार है। तो इस तरीके से देखो, जैसे यहाँ पर ये कोई एयरक्राफ्ट है और ये लैंडिंग मतलब एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट में जो लैंडिंग पॉइंट है वो यहाँ पर है। तो हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ है, एयरपोर्ट ये है, और वो पॉइंट जहाँ पर उसको उतरना है, जिसके लिए वो अप्रोच कर रहा है। तो ये डिस्टेंस कितना है? ये है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। और ये एयरक्राफ्ट की हाइट कितनी है? एयरपोर्ट से कितना ऊपर है ये है 5 कितना दिया है? किलोमीटर दिया है। ठीक है, अच्छा, ये 10 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है। आपसे पूछा है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, यानी कि ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये 90 का एंगल हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है परपेंडिकुलर दिया हुआ है और आपको हाइपोटेनस दिया हुआ है। एंगल पूछा है तो ट्रिग्नोमेट्री में हम साइन कोस टेन ये पढ़ते थे, तो उसी पर हम पढ़ते थे एक PBP HHB ऐसे होता था। तो ये था साइन, ये था कोस और ये था टेन। इस तरीके से हम पढ़ते थे। तो देखिए, जिसमें हमें परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनस दिया है वो हम साइन से निकालते थे। तो यहाँ पर भी देखो, हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो हम क्या रखेंगे? साइन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, तो देखिएगा ये कितना है? परपेंडिकुलर हमारा है 5 अपॉन हाइपोटेनस कितना है हमारा 10। तो ये आ जाएगा 1/2, यानी कि साइन 1/2 वैल्यू आ गई है। और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये 1/2 आया है, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। बस आपको थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि साइन से मतलब साइन के लिए हम ये करते हैं, कोस के लिए, टेन के लिए, और इनकी वैल्यूज थोड़ी, साइन की, कोस की और टेन की। ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा द सेकंड ऑप्शन। ये जो एंगल बनेगा ये 30 डिग्री का रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आईडी है 151। इसमें दिया है अमंग A, B, C and D देयर इज a lawyer, doctor, teacher and journalist. They drink exactly one each of tea, coffee, lemonade and milk. If neither the lawyer nor the teacher drink milk, B drinks coffee, A is the teacher and C is the doctor and drinks tea, then which of the following is false? क्वेश्चन देखो, आप बिल्कुल भी इस तरीके से सोल्व नहीं कर सकते कि पढ़ लिया और सोल्व हो गया। उसके लिए आपको एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 3 फैक्टर दिए गए हैं। एक तो दिया है इनके बारे में कि लॉयर है, डॉक्टर है, इनका प्रोफेशन क्या है, वो क्या प्रेफर कर रहे हैं पीने के लिए, सेकंड फैक्टर, और A, B, C, D थर्ड फैक्टर। मतलब कि 3 चीज़ें दी गई हैं, तब आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे इस टेबल में जो है 4 बंदे हैं, A, B, C, D। हमें नहीं पता कौन A है, कौन B है, कौन C है, कौन D है। हाँ, लेकिन बता दिया गया है कि एक डॉक्टर है, तो लिख लेते हैं एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, एक जर्नलिस्ट है और एक है टीचर। और जो हमें बताया है कि वो क्या पीते हैं, इसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए वो कौन कौन से हैं। टी है, कॉफ़ी है, लेमनेड है और मिल्क है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 चीज़ें हैं। अब A, B, C, D कौन है, ये कुछ बताया है, कुछ नहीं बताया है। चलिए देख लेते हैं।
और क्वेश्चन में कुछ चीजें मेंशन की गई हैं, वो हमें ध्यान से देखनी होंगी। सबसे पहले बताया है क्वेश्चन में कि जैसे ये ABCD है, बता दिया है दे ड्रिंक एग्जैक्टली 1 ईच ऑफ टी, मतलब कोई एक किसी एक को ही पिएगा। यानी कि अगर लोयर ने चाय पी ली है तो लोयर अब कॉफी नहीं पी सकता, लेमनेड नहीं पीता और मिल्क नहीं पीता। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब कहा है कि लोयर और टीचर मिल्क नहीं पीते हैं, लोयर और टीचर जो है वो मिल्क नहीं पिएंगे। तो जो लोयर है वो मिल्क नहीं पिएगा। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है कि लोयर और टीचर मिल्क नहीं पीते हैं। तो लोयर ये है और मिल्क ये है, मतलब यहाँ मैं कट कर सकती हूँ। क्वेश्चन में दिया है कि लोयर जो है वो मिल्क नहीं पीता है, टीचर भी मिल्क नहीं पीता है, यानी कि मिल्क में यहाँ पर भी क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, और क्या दिया है, लोयर और टीचर मिल्क नहीं पीते हैं। बी ड्रिंक्स कॉफी, जो बी है वो कॉफी पीता है, लेकिन हमें नहीं पता बी कौन है, लोयर है, टीचर है, क्या है, तो उसको भी पेंडिंग रखते हैं। ए इज द टीचर, ए क्या है, टीचर है। और सी क्या है, डॉक्टर है, और डॉक्टर चाय पीता है। सी क्या है, डॉक्टर है और चाय पीता है। तो डॉक्टर क्या है, सी है, और ये चाय पीता है, मतलब कि ये चाय पीता है, तो यहाँ हम राइट कर देंगे कि ये पीता है डॉक्टर। अब डॉक्टर ने अगर चाय पी ली है तो डॉक्टर कॉफी नहीं पिएगा और लेमनेड भी नहीं पिएगा और मिल्क भी नहीं पिएगा। ये क्वेश्चन में लिखा है कि कोई एक किसी एक को ही पिएगा। तो अगर डॉक्टर ने टी पिया है तो कॉफी नहीं होगा, लेमनेड नहीं होगा और मिल्क नहीं होगा। अब देखो मिल्क जो है वो डॉक्टर ने नहीं पिया है, क्रॉस आया हुआ है। मिल्क लोयर ने नहीं पिया है, मिल्क टीचर ने नहीं पिया है, तो मिल्क किसने पिया होगा, जर्नलिस्ट ने। तो यहाँ पर ही आ जाएगा। अब अगर जर्नलिस्ट ने मिल्क पिया है तो जर्नलिस्ट लेमनेड नहीं पिएगा, ना ही कॉफी पिएगा और ना ही टी पिएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीजें समझ आ गई हैं। अच्छा, आगे क्या लिखा है, जर्नलिस्ट ने क्या पिया है, मिल्क पिया है। ओके, और जो ए है वो टीचर है। ए कौन है, टीचर है, तो टीचर है यहाँ ई। और आगे देखिए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स, फिर आपसे पूछा कि गलत कौन सा है। तो ये चीजें हमें दी गई हैं। और बी ड्रिंक कॉफी, कॉफी कौन पीता है, बी पिएगा कॉफी। तो एक बार देखिएगा यहाँ डॉक्टर ने चाय पी है तो अच्छा ठीक है, अगर डॉक्टर ने चाय पी ली है तो चाय को लोयर नहीं पिएगा और चाय को ना ही टीचर पिएगा। ठीक है, ऐसे ही और हम मैच कर सकते हैं। जो बी है वो कॉफी पीता है, जो बी है वो कॉफी पीता है। अच्छा ठीक है, ए क्या है, टीचर है और बी ने कॉफी पी है, तो टीचर मतलब कॉफी नहीं पिएगा। अगर ए क्या है, टीचर है और बी ने कॉफी पी है तो टीचर भी कॉफी नहीं पिएगा। तो कॉफी के लिए हम टीचर पर भी क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कॉफी जो है ना ही तो डॉक्टर ने पी है, ना ही जर्नलिस्ट ने पी है और ना ही टीचर ने पी है। किसने पी होगी, लोयर ने। तो कॉफी पी है लोयर ने, और जिसने कॉफी पी है वो क्या है, वो बी है। ठीक है, तो अगर इसने कॉफी पी ली है तो ये लेमनेड नहीं पिएगा और लेमनेड पिएंगे टीचर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा है डॉक्टर सी है, लोयर बी है, टीचर ए है, तो जर्नलिस्ट क्या बचा, डी। इस तरीके से ये तीनों फैक्टर हमने अभी फाइंड आउट कर लिए हैं। तो टेबल बनाकर ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, हम कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होंगे अगर इस तरीके से टेबल बना ली जाए तो। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि गलत क्या है। ए ड्रिंक्स लेमनेड, जो ए है वो लेमनेड पीता है। ए कौन है, टीचर है और वो लेमनेड ही पी रहे हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा सही है। बी इज द जर्नलिस्ट, बी कौन है, जर्नलिस्ट है, लेकिन बी कौन है, लोयर है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। द लोयर ड्रिंक्स कॉफी, जो लोयर है वो कॉफी पीते हैं, लोयर है और वो कॉफी पीते हैं, बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन भी सही रहेगा। फोर्थ में क्या है कि डी ड्रिंक मिल्क, जो डी है, डी कौन है, जर्नलिस्ट, और इसने
मिल्क पिया है, तो यानी कि ये भी हमारा सही हो जाएगा। पूछा हमसे क्या है, गलत पूछा है, इसमें गलत है ये, तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा द सेकंड ऑप्शन। अगर अभी भी आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा है तो आप इस क्वेश्चन को फिर से रीड कीजिए, ऐसे टेबल ड्रॉ कीजिए और फिर से एक बार ट्राई कीजिए क्वेश्चन को करने का, आराम से हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आईडी है 150, दिया है हाउ मैनी रेवोल्यूशंस अप्रोक्सीमेटली विल अ व्हील ऑफ 56 सेंटीमीटर डायमीटर मेक इन ट्रेवलिंग 22 किलोमीटर। अच्छा, हमसे पूछा है कि मेरे पास एक व्हील है जिसका डायमीटर 56 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस कितना है, 22 किलोमीटर है। तो उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे कितनी बार रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, यानी कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होगा, हमारे पास ये हमारा डिस्टेंस है 22 क्या दिया है, किलोमीटर, 22 किलोमीटर दिया है। ओके, और 22 किलोमीटर दिया है और एक व्हील जिसका डायमीटर कितना है, ये एक व्हील बना लेते हैं जिसका डायमीटर है, ये एक व्हील है जिसका डायमीटर है 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर। तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इस व्हील को कितनी बार चक्कर लगाने होंगे, कितना रेवोल्यूशन इसको करना पड़ेगा, मतलब ये यहाँ आएगा फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे घूमते 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 उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे जब तक वो यहाँ आएगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाइंग में एन। ये है क्या, डी का मतलब है डिस्टेंस कितना है, एन का मतलब रेवोल्यूशन कितने होंगे, और 2 पाई आर का मतलब है कि इसका ये जो पैरामीटर है ये कितना है। ये भी डिपेंड करता है, देखो अगर ये व्हील छोटा सा होता, मतलब इसका पैरामीटर जो 2 पाई आर है वो बहुत ही कम होता, तो इसके रेवोल्यूशन इतने ज़्यादा लगने थे। अगर ये छोटा है तो एक चक्कर में बहुत ही कम डिस्टेंस कवर होता, तो उसको बहुत सारे रेवोल्यूशन करने पड़ते, बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते, तब जाकर वो यहाँ आता। लेकिन अगर ये बड़ा है, इसका जो पैरामीटर है 2 पाई आर है वो अगर बड़ा है तो वो कम राउंड लगाएगा, यानी कि वो कितने चक्कर लगा रहा है ये डिपेंड करता है कि उसका पैरामीटर कितना है। ठीक है, 2 पाई आर की वैल्यू इसलिए हमने यहाँ पर रखी है। एन क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है एन की वैल्यू, तो अगर हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये हो जाएगा डी अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमें एक दिया है किलोमीटर में, एक दिया है सेंटीमीटर में, तो हम चेंज कर लेंगे, हम चेंज करेंगे 22 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस है 22 किलोमीटर। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 10 टू द पावर 5 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 है और पाई की वैल्यू क्या होती है 22 अपॉन 7, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ 7 आ जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। आर की वैल्यू क्या है, डायमीटर अगर 56 है तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो 56 का हाफ 28, तो यहाँ ये 28 हो जाएगा। तो इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 22 से 22 चला गया है, 7 से ये 4 टाइम जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऊपर है हमारे पास 10 टू द पावर 5 और नीचे है हमारे पास 2 इंटू 4। ठीक है, इसको जब हम यहाँ 2 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, $50,000, फिर इसको 4 से करेंगे तो ठीक है ये आ गया है 12,500। तो 12,500 विल बी द आंसर, मतलब कि इस व्हील को 12,500 बार रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, तब जाकर के वो अपने डिस्टेंस पर पहुंच पाएगा। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये फॉर्मूला आपको इसमें आना चाहिए था, तब जाकर ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, बारी आती है अगले क्वेश्चन की।
क्वेश्चन आईडी है 161। क्वेश्चन में दिया है हाउ मेनी रियल रूट्स डज द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ ऑफ अ वेरिएबल एक्स शोन बिलो हैव इन द इंटरवल 0.5 to 4.5। मतलब कि 0.5 यानी यहाँ से लेकर के 4.5 यानी यहाँ तक कितने रियल रूट्स हैं यहाँ। इस फंक्शन जो दिया है हमें, वेरिएबल फंक्शन f दिया है, तो उसके कितने रियल रूट्स होंगे। अब देखो रियल रूट्स क्या होता है, मैं आपको ये बता देती हूँ। अब हमें हमारा जो वेरिएबल दिया है, ये जो फंक्शन f का वेरिएबल x दिया हुआ है, ये y एक्सिस पर है। अगर हमें इसके लिए रियल रूट निकालना है तो इसका मतलब है कि y की जो वैल्यू है वो 0 कितनी बार हुई है, यानी ये जो y एक्सिस पर है इसकी वैल्यू 0 कितनी बार हुई है, यानी ये जो x है यहाँ पर, ये जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू 0 कितनी बार हुई है, वो उसका रियल रूट होता है। और देखो अगर y एक्सिस पर जो भी है x दिया हुआ है, हमें y एक्सिस पर हमें x दिया हुआ है, x की वैल्यू 0 का मतलब है, अगर हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल यहाँ आ गया है। यहाँ देखो इस पॉइंट पर अगर कोई भी मार्क है तो यहाँ पर y एक्सिस पर जो भी है उसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो मतलब अगर x की वैल्यू 0 होती है तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे। ठीक है, मैं इसको अलग से एक बार दिखा देती हूँ। रियल रूट्स कैसे निकालते हैं, जो भी हमें दिया हुआ है, मानो अगर हमें y एक्सिस पर दिया हुआ है एक वैल्यू दैट इज x, और इसके रियल रूट निकालने की बात अगर कही है तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 0 कितनी बार हुई है। मानो इसकी वैल्यू 0 3 बार हुई है और बता दिया है कि यहाँ पर 0 हुई है और इस पॉइंट पर 0 हुई है, इस पॉइंट पर 0 हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या होगा कि अगर 0 आया है तो ग्राफ में हम कैसे डिफाइन करते हैं, मानो अगर यहाँ है फिर 0 आया है और 2.5 पर 0 आया तो यहाँ पर 2.5 है। अगर यहाँ मतलब इस पे x एक्सिस पर जो 2.5 है इसमें 0 है तो यहाँ हम नीचे लेके आएंगे बिल्कुल, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। मतलब इस ग्राफ में जितनी बार भी ये नीचे आके यहाँ आता है, x एक्सिस को टच करता है, तो इसका मतलब है यहाँ पर y एक्सिस पर जो भी है उसकी वैल्यू 0 हुई है, तो ये इसका रियल रूट होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, हमें ग्राफ में कुछ ऐसे दिया हुआ है, तो इस ग्राफ में कहीं पर भी ये जो ग्राफ है हमारा, इसमें जो कर्व दिया गया है, ये कहीं पर भी यहाँ कंबाइन या फिर यहाँ पर टच नहीं हुआ है। मतलब एक बार भी ये जो x वेरिएबल दिया है इसकी वैल्यू 0 नहीं हुई है। कहाँ से, 0.5 से लेकर के 4.5 तक। तो इसलिए रियल रूट यहाँ पर कितनी होंगी, 0 होंगी। सो द फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कोई भी नहीं है इसमें। ओके, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आगे कभी आता है तो आपको इसी बिहाफ पर करना है कि रियल रूट्स को अगर देता है, अगर y का पूछा है तो यहाँ टच होना चाहिए, अगर x का पूछा है तो यहाँ टच होना चाहिए y पर। इस तरीके से आप रियल रूट्स को निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आईडी 146। अ फैमिली ऑफ मदर, फादर, डॉटर, सन एंड हिज वाइफ पोज फॉर अ फोटोग्राफ occupying sequentially position A, B, C, D and E in a line. Spouses are next to each other and the daughter is next to her mother. दो कंडीशन दी है कि जो स्पाउसेस हैं वो एक दूसरे के नेक्स्ट टू ईच अदर होने चाहिए, नेक्स्ट टू ईच अदर वो होने चाहिए। इसका मतलब है कि आस पास होने चाहिए एक दूसरे के, और जो डॉटर है वो मदर के नेक्स्ट टू अदर है। ठीक है, मदर के पास है जो डॉटर दी गई है। ओके, तो यहाँ हमें ये कंडीशन दी गई है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक फैमिली में 5 हैं, A, B, C, D, E। ठीक है, A ये मान लेते हैं A है, ये B है, यहाँ पर C है, यहाँ D है और यहाँ E है। तो क्या लिखा है कि इफ E इज ऑक्यूपाइड बाय द सन, यदि E को ऑक्यूपाई कर लिया है सन ने, तो क्या इसमें से आंसर सही होगा। कहा है जो स्पाउसेस है वो एक दूसरे के नेक्स्ट टू ईच अदर होने चाहिए। तो यानी कि सन अगर E पर है, सन जो है अगर वो E पर है, स्पाउसेस का मतलब होता है जो कपल है, जैसे कि मदर फादर कपल है,
सन उसकी वाइफ वो कपल है, तो स्पाउसेस ये रहेंगे। तो अगर सन की जो पोजीशन है वो फिक्स है, वो ई पर रहेगा, तो सन की जो वाइफ है उसकी पोजीशन भी फिक्स होगी, क्योंकि वो हमेशा डी पर ही आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है स्पाउसेस नेक्स्ट टू ईच अदर। तो अगर सन की पोजीशन हमने फिक्स कर दी है कि वो ई पर ही रहेगा, तो सन की वाइफ भी किसी भी कंडीशन में डी पर ही रहेगी। ठीक है, ओके। फिर कहा है, अब बचे मदर, फादर और डॉटर। अगर मैं यहाँ पर फादर लिखती हूँ, मतलब अगर मैं फादर को यहाँ पर लोकेट करती हूँ, तो मदर को मुझे यहीं पर रखना होगा, क्योंकि स्पाउसेस नेक्स्ट टू ईच अदर, तो मदर यहाँ आएगी और डॉटर यहाँ आएगी। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा भी है कि डॉटर इज नेक्स्ट टू हर मदर, तो जो डॉटर है वो नेक्स्ट टू हर मदर है, तो ये जो कंडीशन है ये सही हो जाएगी। एक और कंडीशन हो सकती है, ये रहेगा कि डी पर जो सन की वाइफ है वो तो यहीं पर रहेंगी, और ई पर सन भी रहेगा। यहाँ हम कुछ चेंज कर सकते हैं। देखो चेंज कैसे कर सकते हैं, अगर मैं फादर को यहाँ कर दूं और मदर को यहाँ कर दूं और तो डॉटर को यहाँ कर दूं, तो भी तो सही है। स्पाउसेस नेक्स्ट टू ईच अदर, तो यहाँ पर भी नेक्स्ट टू ईच अदर है, स्पाउसेस यहाँ पर भी नेक्स्ट टू ईच अदर है, और डॉटर क्या है, मदर के नेक्स्ट है। मानो अगर फोटोग्राफर यहाँ खड़ा है, इस तरीके से फोटो अगर खींच रही है, तो डॉटर क्या है, मदर के नेक्स्ट है। लेकिन अगर फोटोग्राफर यहाँ खड़ा होकर के फोटो क्लिक कर रहा है, तो भी तो डॉटर क्या है, मदर के नेक्स्ट में है। तो ये कंडीशन भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। इससे अलग मैंने कई बार ट्राई किया, इससे अलग कोई कंडीशन नहीं बनती है। ठीक है, तो इसके बिहार पर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ए इज ऑक्यूपाइड बाय द फादर। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा भी ये है कि इज नेसेसरली ट्रू, ऐसा नहीं कि ट्रू हो भी सकता है, दूसरी कंडीशन में ट्रू नहीं है। दोनों कंडीशन या फिर जितनी भी कंडीशन बनती हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उन सभी में वो बात सच होनी चाहिए। ठीक है, तो ए इज ऑक्यूपाइड बाय द फादर, तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग तो ए को फादर ने ऑक्यूपाई किया है, लेकिन सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो ए पोजीशन है इसको फादर ने ऑक्यूपाई नहीं किया है, इस वजह से हमारा ये आंसर नहीं होगा। बी इज ऑक्यूपाइड बाय द मदर, जो बी है वो ऑक्यूपाई किया है किसने, मदर ने। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में भी बी किसने ऑक्यूपाई किया है, मदर ने, और सेकंड में भी बी किसने ऑक्यूपाई किया है, मदर ने। हाँ, ये हमारा आंसर सही हो सकता है। थर्ड में कहा है सी इज ऑक्यूपाइड बाय द डॉटर, जो सी है वो डॉटर ने ऑक्यूपाई की है। तो देखो यहाँ पर इस कंडीशन में तो डॉटर ने ही ऑक्यूपाई किया है, लेकिन इस कंडीशन में फादर ने किया है, तो ये दोनों केस में सही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। डी इज ऑक्यूपाइड बाय द डॉटर, जो डी है वो डॉटर ने ऑक्यूपाई किया है, लेकिन डी तो दोनों ही कंडीशन में सन की वाइफ ने किया है, ना कि डॉटर ने। तो यहाँ पर केवल सेकंड ऑप्शन ऐसा है जो सभी कंडीशन में सही है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। सो द सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आईडी है 164। इन अ कोडेड लैंग्वेज Albert is written as BNEIWJ Z और zebra is written as AGEVF. Then how will the word Michelle is written? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए इसके लिए हमें दिया है एल्बर्ट, एक बार देख लेते हैं, ALBERT। तो एल्बर्ट को कैसे लिखा है, BNEI BNEIWZ ऐसे लिखा है। ओके, जेब्रा जो है ZEBRA ZEBRA, इसको कैसे लिखा है, इसको लिखा है AGEV EVF लिखा है। और पूछा क्या है हमसे, MICHEL ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो एक पैटर्न हमें ढूंढना पड़ेगा इनके भी यहाँ पर, और फिर हम आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ए है, ए से बी आया है, मतलब ए से आया है बी।
ठीक है, मतलब 1 का डिफरेंस रहा है, एक वर्ड आगे। इसमें भी जेड के बाद ए आता है, जेड और फिर ए आता है, तो हमें यहाँ पता लग रहा है कि तुरंत 1 आगे शिफ्ट कर दिया है। तो अगर यहाँ m है तो यहाँ n आना चाहिए, जैसे a है तो b आया है, z है तो a आया है, m के आगे क्या आता है, m n आता है, तो मतलब हमारा यहाँ पर n आना चाहिए। चलिए ठीक है। इसके बाद l है यहाँ और यहाँ क्या आया है, n आया है, तो l और n में कितना डिफरेंस है अब देख लेते हैं। a b c d e f g h i j k l, l m n यानी 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है यहाँ पर। ई एफ जी यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, तो मतलब हमें यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस रखना है। ई के बाद क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, मतलब यहाँ आएगा के, ठीक है। इसके बाद दिया है बी, तो बी सी डी ई यानी 3 का डिफरेंस है। चलो इसी को देख लेते हैं। ई के बाद दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई यानी 4 का डिफरेंस है। आर के बाद अगर आया है डब्लू तो मतलब 5 का डिफरेंस है, और टी के बाद आया है अगर जेड तो यानी कि 6 का डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर बी के बाद आया है ई, तो बी सी डी ई यानी 3 का डिफरेंस है। आर के बाद आया हुआ है वी यानी कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, और ए के बाद एफ यानी 5 का डिफरेंस है। तो एक मतलब इस तरीके से डिफरेंस दिए हुए हैं, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। तो इस तरीके से m में हम 1 ऐड करेंगे दैट विल बी n, i में हम 2 ऐड करेंगे दैट विल बी k, c में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो c, d e f यानी f आना चाहिए। h के लिए हमें 4 ऐड करना होगा तो a b c d e f g h i j k l मतलब l आना चाहिए। इसके बाद e में हम 5 ऐड करेंगे तो a b c d e f g h i j, तो यहाँ j आना चाहिए। l में हम 6 ऐड करेंगे तो a b c d e f g h i j k l m n o p q r यानी r आना चाहिए। सो दैट विल बी द आंसर। चलिए मैच कर लेते हैं। n k f l j r यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको इनमें पैटर्न देखना होता है कि जो गिवन है उनमें कैसा पैटर्न बना है, वही सेम पैटर्न आपको उसमें बनाना है जो आपसे पूछा हुआ है, तो आप आंसर पर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। अ डिपॉजिट इन अ बैंक विच पेज इंटरेस्ट ऑन इट्स डिपॉजिट कंपाउंडेड डेली ग्रो टू रेट 80,000 फॉर 500 days and to 88,000 for 1000 days. What would be its value for 1500 days? अच्छा, क्वेश्चन में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया है। देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है। किस तरीके से, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो अगर आपने 100 रुपये, मानो आपने अपने बैंक में 100 रुपये जमा किए हैं और इन 100 रुपये में एक दिन के बाद मतलब 1 डेज के बाद 10% का इंटरेस्ट लगा है, तो 100 का 10% कितना होता है, 10। तो यानी कि एक दिन के बाद आपके जो 100 रुपये हैं वो 110 हो गए हैं। सेकेंड डे में भी 10% अगर बढ़ा है तो यानी 100 का 10% कितना, फिर से 10, और 110 में आप फिर से जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट लगता है कितना भी परसेंट है, 1%, 2%, 50%, वो आपने जो रियल वैल्यू ऐड की है उस पर लगता है, ठीक है। लेकिन जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है उसमें क्या है, देखो 100 है, अगर एक दिन के बाद 10% इंटरेस्ट लगा है तो 110 हो गया है। अब नेक्स्ट डे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 110 पर लगेगा, ना कि 100 पर। अब 110 का 10% होता है 11, और यदि आप इसमें 11 ऐड करते हैं सो दैट विल बी 121। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब है कि इंटरेस्ट लगने के बाद जितनी भी वैल्यू बनी है, अब नेक्स्ट जो इंटरेस्ट लगेगा वो उस वैल्यू पर लगेगा, ना कि फर्स्ट वाली पर। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, चाहे कितना भी इंटरेस्ट लगे वो आपका 100 पर ही लगेगा, चाहे उसमें इंटरेस्ट जुड़ते 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 वो 1000 हो जाए, ऐड होते होते अगर वो 1000 भी हो गया है तो भी अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो 100 पर ही लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर आपकी जो वैल्यू है, जो आपने जमा की थी, 100 आपने जमा किए थे, अगर वो इंटरेस्ट लग लग के 1000 हो गए हैं
तो अब जो नया इंटरेस्ट लगेगा वो 1000 पर लगेगा, ना कि 100 पर, लेकिन यहाँ 100 पर ही लगता जाएगा। ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो बताइए कौन सा अच्छा है, कंपाउंडिंग या सिंपल इंटरेस्ट? मुझे तो कंपाउंडिंग अच्छा लगा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पर आते हैं। कहा है कि 500 डेज में हमारे पास कितने हैं, 80,000 हैं। हमें नहीं पता कि हमने स्टार्टिंग में कितने लिए हैं, दिया हुआ भी नहीं है, बस हमें बताया है कि 500 डेज में 80,000 हो गए हैं, और अगले 1000 दिनों में वो कितने हो गए हैं, 88,000 हो गए हैं। मतलब 500 ये और 500 नेक्स्ट में कितने हो गए हैं, 88,000 हो गए हैं। अब आपसे पूछा है कि नेक्स्ट 500 डेज में कितना होगा। 1500 का मतलब क्या है, 5 5 5। ठीक है, तो जब से हमने ऐड किया था, यहां से 500 दिनों में 80,000 हुआ है, यहां से 1000 दिनों में 88,000 हुआ है। अब यहीं से 1500 दिनों में कितना होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो हमें ये गिवन है, उसके बिहाफ पर अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए 80,000 थे, 80,000 से कितने हो गए हैं, 88,000 हो गए हैं। मतलब कितना ऐड हुआ है, इंटरेस्ट लगा है 8,000 इंटरेस्ट लगा है 8,000 का। ठीक है, 8,000 का लगा है इंटरेस्ट। तो 80,000 का 8,000 कितना होता है, 10% होता है। यानी कि अगर आप 80,000 का 10% निकालते हो, सो दैट विल बी 8,000। मतलब कि 10% का इंटरेस्ट मिला है। 500 दिनों में हमें 10% का इंटरेस्ट मिला है, और 80,000 का 10% होता है 8,000। इसमें ऐड हो गया है तो 88,000 हो गया है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। 80,000 थे, 500 दिनों में 88,000 हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ 10% इंटरेस्ट। तो अब क्या होगा, इन 500 दिनों में भी अगेन 10% का ही डिस्काउंट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अगर ये है, तो अब की बार जो इंटरेस्ट हमारा लगने वाला है वो 10% 88,000 पर लगेगा, ना कि 80,000 पर। तो देखिए 88,000 का 10% कितना होता है, 8,800। तो मतलब इन 500 दिनों में हमें ऐड करने होंगे इसके अंदर 8,800। ठीक है, क्योंकि अब की बार इस पर इंटरेस्ट लगा है। तो अभी हमारे पास कितने थे, 88,000 थे, इंटरेस्ट कितना मिला है हमें, 8,800 मिला है। ठीक है, इसको ऐड करेंगे सो 96,800। तो हमारा जो आया है वो हो जाएगा 86,0800। तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 1500 दिनों में हमारे जो 80,000 थे वो कितने हो जाएंगे, 96,800 हो जाएंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं, ये दिया हुआ है हमें थर्ड ऑप्शन में। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ आया है। बस यहाँ आपको कंपाउंडेड डेली कहा है, तो यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है, ना कि सिंपल इंटरेस्ट। चलिए आगे देखते हैं। 149 आईडी है, दिया है इफ देयर वाज 10 सेंटीमीटर ऑफ रेन ओवर 1 हेक्टेयर फील्ड, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर्स ऑफ रेन ओवर द फील्ड। मतलब आपको हाइट दी है सेंटीमीटर में, फील्ड दिया है आपको हेक्टेयर में, आपसे पूछा है कि रेन कितनी होगी मीटर में। ठीक है, हेक्टेयर, सेंटीमीटर, मीटर, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं। हमें यहाँ पर एक फील्ड दिया हुआ है, कितना, 1 हेक्टेयर दिया है। तो ये मान लेते हैं ये हमारा फील्ड है जहां पर रेन हुई है। ठीक है, यहाँ पर रेन हुई है, और ये कितना है, ये 1 हेक्टेयर है, और रेन कितनी हुई है, 10 सेंटीमीटर है। देखो रेन को मेजर करने का तरीका क्या होता है, मानो मेरे पास ये रूम है मेरा, बारिश हुई है, तो कैसे मेजर करते हैं कि कितनी बारिश हुई है। अब ऐसे तो नहीं देख सकते कि 1 बूंद है, 2 बूंद है, 3 बूंद है। कैसे देखते हैं, आफ्टर रेन ये कमरा कितना भरा है। मतलब ये कमरा बिल्कुल खाली था,
जैसे ही बारिश हुई, बारिश होने के बाद पूरी बारिश खत्म हो गई है, होने के बाद हमने देखा कि ये जो रूम है वो यहाँ तक भर गया है, मतलब नीचे से लेके पानी का इतना भर गया है। तो अब इसको मेजर करेंगे, कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो हम कहेंगे कि 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी क्या बताया है कि 1 हेक्टेयर का ये फील्ड है। जैसे मान लेते हैं ये रूम कितना है, 1 हेक्टेयर का है, मतलब इसका जो बेस है वो कितना है, 1 हेक्टेयर है। ठीक है, और रेन कितना हुआ है, 10 सेंटीमीटर हुआ है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है आंसर में मीटर क्यूब में, यानी कि क्यूबिक मीटर यानी मीटर क्यूब में हमसे पूछा है वॉल्यूम। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ हमसे पूछा है कि इस पूरे फील्ड में कितना पानी भरा है आफ्टर रेन, और पूछा है मीटर क्यूबिक मीटर में पूछा है। तो यानी हमें हेक्टेयर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, और सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो ये हमारे पास पूरा एक फील्ड है जिसका बेस एरिया कितना दिया है, 1 हेक्टेयर दिया है। तो 1 हेक्टेयर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, मतलब 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो हमने देख लिया कि बेस एरिया कितना है, मतलब ये जो फील्ड है, इस फील्ड ये कितना है, ये फील्ड ये है 10,000 मीटर स्क्वायर। और रेनफॉल कितना हुआ है, ये हुआ है 10 सेंटीमीटर तक। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को हम जब कन्वर्ट करेंगे मीटर में, सो दैट विल बी 0.1 मीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि कितना पानी भरा है इस खेत में, इस फील्ड में कितना पानी भरा है। तो देखो कितना आसान है, मानो मेरे पास ये कमरा है 1 हेक्टेयर का है, इसमें बारिश हुई है 10 सेंटीमीटर। अब मुझे अगर निकालना है कि टोटल कितना पानी भरा है, तो जो बेस एरिया है यानी 1 हेक्टेयर, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी जितनी हाइट तक पानी भरा है, यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो 1 हेक्टेयर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा टोटल वॉल्यूम, कितना पानी इस कमरे में भरा है या फिर इस खेत में भरा है। ठीक है, तो देखिए ये है बेस एरिया और ये है हाइट। तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, मतलब कितनी हाइट तक पानी भरा है। तो बेस एरिया कितना है, 1 हेक्टेयर है, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर, कन्वर्ट किया है मीटर में, यानी कि 0.1 मीटर। 0.1 मीटर, पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया 1, मतलब 10 की 1 0 से ये 0 गई, तो बचा 1000। ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है, यानी कि मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर बोलते हैं इसको। तो यानी इस 1 हेक्टेयर के फील्ड में 1000 मीटर क्यूब का पानी भरा है, मतलब इतनी वॉल्यूम तक पानी भरा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 1000 क्यूबिक मीटर। द फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही। बस आपको हेक्टेयर, सेंटीमीटर, मीटर के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अगर कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई, किससे डिवाइड कैसे करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आईडी है 158। अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल ऑफ डायमेंशन 10 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर और 2 मीटर लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ हैज एन इनलेट with a flow rate of 1 meter cube per minute. If the empty pool takes 10-hour time to get completely filled with a leakage rate of 0.13 meter cube per minute, what is the approximate evaporation rate? आपसे evaporation rate कितना होगा ये पूछा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन में दिया क्या है पहले ये देख लेते हैं। हमारे पास एक स्विमिंग पूल है, इसके डायमेंशन भी आपको बताए हुए हैं, डायमेंशन आपको बताया हुआ है। इसकी लेंथ कितनी है, कितना लंबा है वो, तो 20 है, मतलब लेंथ कितनी है उसकी 20, क्या दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक है, उसकी विड्थ कितनी है, ये है 10 मीटर। उसकी डेप्थ मतलब वो कितनी गहराई तक है, उसकी डेप्थ कितनी है, वो कितनी दी है आपको 2 मीटर दी है। ये तीनों दिए हैं। तो इस पूरे स्विमिंग पूल की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ यानी 20 मीटर, विड्थ 10 मीटर, डेप्थ 2 मीटर, दैट विल बी वॉल्यूम इज 400 मीटर क्यूब। मतलब उस स्विमिंग पूल की
जो वॉल्यूम है वो 400 मीटर क्यूब है, मतलब वो उतने पानी को होल्ड कर सकता है, उसकी पूरी वॉल्यूम 400 मीटर क्यूब है। अब आपसे कहा है क्वेश्चन में कि एक इनलेट है जो उसमें पानी भर रहा है, उसका फ्लो रेट क्या है 1 मीटर क्यूब पर मिनट। मतलब यहीं पर एक इनलेट लगाया हुआ है जिससे पानी अंदर आ रहा है, और ये जो पानी है 1 मिनट में 1 मीटर क्यूब भरता है। मतलब 1 मिनट के अंदर वो 1 मीटर क्यूब भर देता है, और टोटल वॉल्यूम कितनी है 400 मीटर क्यूब है। तो यानी वो 1 मिनट में 1 मीटर क्यूब भर रहा है। तो पूरे स्विमिंग पूल को भरने में उसे कितना टाइम लगेगा? उसे टाइम लगेगा 400 मिनट। देखो उसने क्या लिखा है कि 1 मीटर क्यूब भरता है 1 मिनट में। कितना है टोटल? 400 है। तो 400 मीटर क्यूब मतलब पूरा स्विमिंग पूल भरने के लिए कितना टाइम लगेगा? 400 मिनट लगेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हमने किया है। अब क्वेश्चन में दिया क्या है कि इफ द एम्प्टी पूल टेक्स 10 आवर, मतलब कि पूरा स्विमिंग पूल खाली है, उसे भरने में 10 घंटे लगे हैं, यानी कि 10 आवर। 10 आवर को मिनट में अगर कन्वर्ट करें यानी 60, यानी कि 600 मिनट लगी हैं। और हमने कितनी कैलकुलेट की है? हमने कैलकुलेट की है 400 मिनट। तो यानी कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि ये भर जाता है 400 मिनट में, लेकिन लगे कितने हैं? 600 मिनट लगी हैं। तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि वहाँ पर लीकेज है, वहाँ पर एक ऐसा होल बना हुआ है, लीकेज है, जहाँ से पानी निकल भी रहा है। और ये पानी कितना निकल रहा है? ये निकल रहा है 0.13 मीटर क्यूब पर मिनट। मतलब 1 मिनट में 0.13 मीटर क्यूब का पानी निकल रहा है। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इवेपोरेशन? अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। 400 मीटर क्यूब यानी कि 600 मिनट लगी है 400 मीटर क्यूब को भरने में। ठीक है, तो यानी इसको अगर देखें हम तो 600 मिनट में कितना पानी भरा होगा? ये भरा होगा 600 मीटर क्यूब, क्योंकि 1 मिनट में 1 मीटर क्यूब है, तो 600 मिनट में 600 मीटर क्यूब होगा। अब इस 600 मीटर क्यूब में से 400 मीटर क्यूब तो हमारे स्विमिंग पूल के लिए है। ठीक है, और अब देखो यहाँ 0.13 मीटर क्यूब पर मिनट निकल रहा है बाहर। तो पानी कितनी देर चला है? पानी चला है 600 मिनट तक। और 1 मिनट में कितना लीकेज हुआ है? 0.13। तो टोटल 600 मिनट में कितना हुआ होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 600 मिनट तक पानी चला है, उसमें से ही हर मिनट में 0.13 निकला है, तो टोटल कितना निकला होगा? यानी 78 मीटर क्यूब। ठीक है, तो जो 600 मीटर क्यूब तक पानी भरा था उसमें से 400 तो हमारे स्विमिंग पूल के लिए है, 78 मीटर क्यूब ये लीकेज में चला गया है। बाकी कितना बचा? देखिए बाकी बचा है 122 मीटर क्यूब, ऐसा है जो कि इवेपोरेशन में गया है, मतलब भाप बन के उड़ गया है। ठीक है, तो 600 में से 400 स्विमिंग पूल के अंदर है, 200 जो मीटर क्यूब है उसमें से 78 लीकेज के थ्रू बाहर निकल गया है। अब 200 में से 78 अगर निकला है लीकेज से, तो बाकी बचा 122 मीटर क्यूब का जो पानी है वो इवेपोरेशन में गया है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है रेट कितना है, मतलब कितने समय में कितना, ना कि टोटल पूछा है आपसे। तो देखिए 600 मिनट में पानी कितना लीक हुआ है? 122 मीटर क्यूब हुआ है। और 600 मिनट में कितने आवर होते हैं? 10 आवर होते हैं। तो यानी 10 आवर में कितना है? 122 मीटर क्यूब है। तो 10 आवर में अगर इतना है तो एक में कितना हो जाएगा? हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, सो दैट विल बी 12.2 मीटर क्यूब का पानी इवेपोरेट हुआ है इन 1 आवर। ठीक है, अब अगर 1 घंटे में इतना निकला है तो 1 मिनट में कितना निकलेगा? अब 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट होती हैं। तो 12.2 अपॉन 60, ये पॉइंट हटा तो 0, यानी कि 122 अपॉन 600। जब आप इसको सोल्व करेंगे सो दैट विल बी
0.20 समथिंग आ जाएगा, यानी कि 0.20 मीटर क्यूब पर मिनट से पानी इवेपोरेट हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से है कि 1 मीटर क्यूब पानी भर रहा है 1 मिनट में, मतलब अंदर आ रहा है, और निकल किस तरीके से रहा है 0.13 मीटर क्यूब पर मिनट, तो जा रहा है लीकेज में, और अभी हमने निकाला है 0.20 मीटर क्यूब पर मिनट जा रहा है इवेपोरेशन में। तो 1 मीटर क्यूब भरता है 1 मिनट में, उसी 1 मिनट में 0.13 लीकेज से बाहर निकलता है और 0.20 इवेपोरेट हो जाता है। इसीलिए इस स्विमिंग पूल को भरने में 400 नहीं 600 मिनट लगी हैं, क्योंकि वहां पर लीकेज भी हो रही है, इवेपोरेशन भी हो रहा है। तो आपसे इवेपोरेशन का रेट पूछा है, यानी कि 0.20 विल बी द आंसर। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152। अ ट्रिम कॉस्ट 2/3 एज मच एज अ हेयर कट बट ट्वाइस एज मच एज शेविंग। इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। आपसे कहा है कि ट्रिम करने में, मतलब एक व्यक्ति है, अगर वो ट्रिम करवाता है तो 2/3 लगता है जितना इसको हेयर कट में लगता है। अब यहाँ पर 3 फैक्टर दिए हैं, यहाँ पर हमें 3 फैक्टर दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है ट्रिम करना, और एक दिया है हेयर कट, और दिया है शेविंग। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर दिए हैं और कहा है कि ट्रिम का जो कॉस्ट है, मतलब ट्रिम के लिए जितने पैसे लगेंगे, वो हेयर कट का 1/3 है, 1/3 नहीं 2/3 है, और शेविंग का ट्वाइस है, मतलब डबल है। तो फिर आपसे पूछा है कि इसका आंसर किस तरीके से होगा, यदि वो इतने ट्रिम लेता है, इतने हेयर कट लेता है, इतना शेविंग करवाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा 2/3 1/3 के बारे में बता देती हूँ। मानो मेरे पास इस तरीके से एक स्क्वायर है, ठीक है, और इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है इस तरीके से, 1 2 3 4। अब इसमें से जो 1 वाला पार्ट है और जो 2 वाला पार्ट है, ये मैंने ले लिया है। तो इस पूरे स्क्वायर के कितने पार्ट थे, 4 में से मैंने 2 ले लिए हैं, यानी कि 2/4। तो मैंने स्क्वायर का कितना पार्ट लिया है, 2/4 लिया है, कि 4 में से 2 पार्ट मैंने ले लिए हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ एक इस तरीके से, ये मेरे पास है, मानो ये कोई भी एक चीज है जिसमें 4 पार्ट है, इक्वल हमने डिवाइड कर लिया है 1 2 3 4। इसमें से मैंने ये 3 पार्ट ले लिए हैं, तो मैं क्या कहूंगी कि मैंने इस पूरे का 3/4 पार्ट ले लिया है। मतलब इसके सारे 4 पार्ट थे, उसमें से 3 मैंने ले लिए हैं, 1 रह गया है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि ट्रिम की जो कॉस्ट है वो हेयर कट का 2/3 है। 2/3 दिया नहीं है, हम मान लेते हैं कि चलो मान लेते हैं हेयर कट के लिए 300 रुपये लगे हैं। तो हेयर कट में कितने लगे हैं, हेयर कट में 300 रुपये लगे हैं। तो इस 300 का 2/3 कितना होगा, 200 होगा। इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो यानी 300 रुपये अगर हेयर कट के लग रहे हैं तो 200 लगेंगे ट्रिम करने के, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि 2/3 एज मच एज हेयर कट। तो मान लेते हैं हेयर कट 300 रुपये में हुआ है, तो 300 का 2/3 कितना होता है, 200 होता है। तो ट्रिम के लिए लगेंगे 200 रुपये, हेयर कट के लिए लग रहे हैं 300 रुपये। और ट्रिम की जो कॉस्ट है वो शेविंग की ट्वाइस है, बट ट्वाइस एज मच एज शेविंग। तो यानी शेविंग जितने में होती है उसकी डबल में होती है ट्रिमिंग। तो ट्रिमिंग कितने में हुई है, 200 में हुई है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 100। अब एक बार फिर से क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में लिखा है जितना हेयर कट का है उसका 2/3 है ट्रिम, तो हेयर कट कितना है 300, उसका 2/3 यानी कि 200। और ट्रिम क्या है, ट्वाइस एज शेविंग, तो शेविंग कितने में हुई है, 100 में, तो उसका ट्वाइस कितना है, 200। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इफ अ मैन गेट्स अ ट्रिम 4 टाइम्स एंड अ शेव वंस एवरी मंथ, यानी कि उसने 1 महीने में 4 बार करवाया है ट्रिम, तो 4 टाइम करवाया है, ट्रिम का कितना है, 200 है, यानी कि 800 रुपये उसने अपने
ट्रिम के लिए लगाए हैं। एंड अ शेव वंस एवरी मंथ, एक महीने में उसने एक ही बार शेविंग कराई है, यानी कि 100 रुपये उसने शेविंग के दिए हैं। ठीक है, आगे कहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ हिज हेयर कट फॉर द कॉस्ट ऑफ द हेयर कट टू बी इक्वल टू दैट ऑफ फॉर शेविंग और ट्रिमिंग कंबाइन इज। इसमें कहा है कि वो हेयर कट कितने करवाएगा, वो डिपेंड करेगा कि ट्रिम और शेव के जितने भी पैसे हैं दोनों के कंबाइन करके वो जितने भी होंगे उतने ही वो हेयर कट पर लगाएगा। मतलब एक बंदा है वो क्या कहता है कि ट्रिम और शेविंग में मेरे जितने रुपए गए हैं उन दोनों के जितने ही मैं हेयर कट में लगाऊंगा। मतलब अगर ट्रिम में और शेविंग में उसके 1000 रुपये गए हैं तो वो 1000 ही अपने हेयर कट के लिए लगवाएगा, अब चाहे वो कितनी बार भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिमिंग में गए हैं 800 रुपये, शेविंग में गए हैं 100 रुपये, यानी कि 900 रुपये। तो 900 रुपये कंबाइन करके ट्रिमिंग के और शेविंग के गए हैं, तो अब ये 900 रुपये ही अपने हेयर कट के लिए लगवाएगा। और उसका एक हेयर कट कितने में होता है, 300 में। उसके पास 900 रुपये हैं, तो यानी कि वो 3 बार हेयर कट करवा सकता है महीने में। ठीक है, तो 3 बार होगा हेयर कट। आपसे बस क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितनी फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो देखो यहाँ पर 5 टाइम एवरी 6 मंथ, मतलब वो हेयर कट करवाएगा 6 महीने में 5 बार नहीं, 4 महीने में 5 बार नहीं, 3 महीने में 2 बार नहीं, हर एक महीने में वो 3 बार करवाएगा। क्योंकि उसने ये कहा है कि जितने रुपए मेरे ट्रिम और शेविंग में लगेंगे इतने ही मैं अपने हेयर कट में लगवाऊंगा। तो उसके एक महीने में ट्रिम में और शेविंग में जाते हैं 900 रुपये, तो वो 900 रुपये में ही अपना हेयर कट करवाएगा। और हेयर में कितने लगते हैं, हेयर कट में 300 लगते हैं एक बार में, तो यानी वो 3 बार करवा सकता है एक महीने में। ठीक है, सो द 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ID 160। अ केक इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड बेस रेडियस r is to be cut parallel to the base. At what distance from the top should the cake be cut to get 2 parts of equal volume? Select the correct option. क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास जो है एक केक है सर्कुलर कोन की फॉर्म में, इस तरीके से ऐसे। ठीक है, जिसकी हाइट क्या है, h है, और उसका रेडियस क्या है, r है। तो आपको इसे इस तरीके से कट करना है कि दोनों इक्वल हाइट या वॉल्यूम, दोनों इक्वल वॉल्यूम में कट हो जाए। मतलब दोनों इस तरीके से कट करना है आपको, और पैरेलल टू द बेस, बेस के पैरेलल कट होने चाहिए। मतलब कि आप इस तरीके से ही कट कर सकते हैं, इस तरीके से नहीं कर सकते, आप इसको पैरेलल टू द बेस ही कट करेंगे। ठीक है, और पूछा है कि इस तरीके से कट करना है कि इक्वल वॉल्यूम में कट हो जाए। तो देखो अगर मैं ये कहूँ कि h है और मैं इसे अगर h/2 से कट करती हूँ तो क्या वो इक्वली कट होगा, बिल्कुल नहीं। अगर देखो मैं कहती हूँ कि ये पूरी हाइट है और इसका ये हाफ है, तो मैंने यहाँ से कट कर दिया, तो क्या ये इक्वल वॉल्यूम है? हाँ, हाइट ये बराबर है, हाइट यहाँ पर भी h/2 हो जाएगी, यहाँ पर भी h/2 हो जाएगी, लेकिन वॉल्यूम बराबर नहीं है, ये ज़्यादा है और ये कम है। क्वेश्चन में कहा है कि इस तरीके से कट करना है कि वॉल्यूम बराबर हो जाए। हाइट बराबर तो रहेगी नहीं, हाइट तो बराबर रख के हम वॉल्यूम बराबर नहीं कर सकते, तो कुछ इस तरीके से कट करना है कि वॉल्यूम बराबर हो जाए। ठीक है, ओके। आपको यहाँ एक फैक्टर याद रखना पड़ेगा रेडियस सर्कुलर कोन को लेकर के, कि जो रेडियस होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। यानी अगर मैं कोन में रेडियस को डबल कर देती हूँ तो उसकी हाइट भी डबल ही करनी हो, मतलब हाइट भी डबल होगी। अगर मैं रेडियस को हाफ कर रही हूँ तो उसकी हाइट भी हाफ होगी। ये बातें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, ओके। तो देखो मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ से कट करना है ताकि इक्वल मिल जाए, तो मैं इसको x मान लेती हूँ। यानी कि मैंने इसको यहाँ से कट किया है, ये वाला जो पार्ट है मेरे पास, ठीक है। तो मुझे इसको थोड़ा इस तरीके से यहाँ से कट करना पड़ेगा, तो मैंने इसे यहाँ से कट कर लिया है। यहाँ से अगर कट किया है, मुझे नहीं पता कि हाइट कितनी कम या ज़्यादा हुई है। मान लेते हैं कि हाइट x हो गई है, xh हो गई है। पहले हाइट कितनी थी, h थी, लेकिन कट करने के बाद वो xh हो गई है। तो रेडियस भी क्या होगी, xr होगी।
रेडियस भी क्या हो जाएगी, एक्स आर हो जाएगी, क्योंकि देखो डबल है तो डबल, हाफ है तो हाफ। अब देखिए इस पूरे कोन का वॉल्यूम क्या है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इस पूरे कोन की जो वॉल्यूम है ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। अब जब मैंने इसको कट कर दिया है, कट करने के बाद वॉल्यूम क्या हो गई है, देखो 1/3, पाई भी सेम रहेगा, लेकिन आर क्या हो गया है, आर हो गया है एक्स आर, तो एक्स आर स्क्वायर, और एच क्या हो गया है, एक्स एच हो गया है, यानी कि एक्स एच, ठीक है। तो इस पूरे कोन की जो वॉल्यूम है, मतलब ये बराबर होगी इसके, क्या ऐसा है, नहीं। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, तो ऐसे ऐसे मुझे दो लेने होंगे, तब जाकर के ये इसके बराबर होगा, ठीक है। ये अकेला मतलब पूरे कोन का वॉल्यूम ये है, और जब हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो इसमें एक पार्ट का वॉल्यूम ये है, और इस एक पार्ट का वॉल्यूम हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। ओके, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये 2 हम यहाँ रख लेते हैं, 1/3 एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर एक्स और एच, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 2 यहाँ है, इस x को बाहर लेके आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर और x यानी कि एक्स क्यूब, और इधर बचेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फैक्टर और ये फैक्टर हो गए हैं बराबर, इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, सो दैट विल बी 1 इज इक्वल टू 2x क्यूब, x क्यूब इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से ये हटाना है 3, तो हम कैसे करते हैं, देखो अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो हम कैसे करते हैं, x हटाने के लिए 1/√2 कर देते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर 3 है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/, देखो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, इसमें इसको हम 1 ही लिखेंगे, और 2 के लिए कैसे रखेंगे हम 2, और यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको भी हटाना होता है तो कैसे करते हैं, 1/2 की पावर में 1/3 कर देते हैं। इस तरीके से हम ये रूट जो है इसको भी सिंबल को हटा सकते हैं, ठीक है। तो यानी x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है 1/2 की पावर 1/3, ये आई है, ठीक है। यहाँ हमसे पूछा है कि किस हाइट पर हमें कट करना है, तो हमारी हाइट क्या ली थी हमने, एक्स एच ली थी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, ये है 1/2 1/3, और h, तो ये हाइट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा h/2 की पावर 1/3। सो इस हाइट पर हम इसको कट करेंगे, अगर हम इस हाइट पर कट करते हैं तो हमें इक्वल वॉल्यूम मिलेगी इस सर्कुलर कोन की, ठीक है, फिर केक की। तो यानी कि h/2 1/3, h/2 1/3, यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, क्वेश्चन आईडी है 163। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप इसको सोल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन को मैं एक बार समझा देती हूँ कि आपको दिया क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि ट्रेन A लीव्स स्टेशन X एट 9:30 आवर्स एंड रीचेज स्टेशन Y एट 13:30 आवर्स। जो ट्रेन B है वो लीव स्टेशन Y एट 11:30 आवर्स एंड रीच स्टेशन X एट 15 o'clock, ठीक है। Assuming that the two trains travel at a constant speed, at what time do the two train cross each other? क्रॉसिंग का पूछा हुआ है। हमारे पास दो स्टेशन है X और Y, और ट्रेन कितनी है, दो है, A और B। तो जो A ट्रेन है वो X स्टेशन को निकलती है छोड़ करके 9:30 पर, मतलब यहाँ 9:30 पर ये जो A ट्रेन है वो यहाँ से चलती है, और Y पर वो किस टाइम पहुँचती है, Y पर वो पहुँचती है एट 13:30 यानी कि 1:30, यानी इसने 4 घंटे लगाए हैं अपने सफ़र को पूरा करने में। हाँ, और जो Y वाली ट्रेन है, जो B वाली ट्रेन है वो Y स्टेशन से चलती है, मतलब वो इधर से चल रही है,
वो चलेगी 11:30 बजे, यहाँ से चलती है और यहाँ वो पहुँचती है एक्स पर वो पहुँच रही है 15 यानी कि 3 बजे। तो उसने कितना टाइम लगाया है? उसने अपने सफ़र को पूरा करने के लिए 3 घंटे लगाए हैं। अब आपसे पूछा है कि कहाँ, किस टाइम पर क्रॉसिंग ओवर होगी दोनों के बीच में। तो देखिए 11:30 बजे चली है यहाँ से, तो यानी कि 11:30 से पहले तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकती है ना। 11:30 पर ये चली है अगर, तो उससे पहले क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकती, यानी कि ये 9:30 पे और ये 11:30, तो 9:30 से 11:30 तक क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकती। 9:30 से 11:30 तक क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकती, क्योंकि 11:30 पर तो ये चली ही नहीं है, उससे पहले तो ये खड़ी है वहीं पर, ठीक है। अच्छा, और कब नहीं हो सकती? 1:30 पर ये, मतलब अब 1:30 पर ये नहीं चलेगी, तो यानी 1:30 से लेकर के और 3 बजे तक, मतलब यहाँ तक भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, क्योंकि 1:30 के बाद ये स्टेशनरी हो गई है और 9:30 से 11:30 तक ये स्टेशनरी है और 1:30 से 3 तक ये स्टेशनरी है, यानी कि ए वाली। तो क्रॉसिंग ओवर कब हो सकती है? क्रॉसिंग ओवर हो सकती है 11:30 से लेकर के 11:30 से लेकर के ये हो सकती है 1:30 तक, मतलब इसके बीच में ही क्रॉसिंग ओवर होगी, उससे पहले और बाद में नहीं होगी। तो हमें 4 ऑप्शन दिए, ये कह रहा है 2 बजे, क्या 2 बजे हो सकती है? नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। 11:30 पर भी नहीं होगी। अब हमारे पास बचे हैं 2 ऑप्शन, यानी कि 124 और 12:26। अब आपको इन दोनों को सोल्व करना है कि दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा। ये रिलेटिव डिस्टेंस को लेकर के क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, ये आपको सोल्व करना है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवा सकती। अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, जिसमें कि आपको ये दिया हुआ है और अगर एक्स वाई प्लेन पर इसको ड्रॉ करते हैं तो किसका एरिया ज़्यादा होगा, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है। आपको अगर पता है इसको कैसे सोल्व करेंगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो हमारे 20 क्वेश्चन आए थे इस पेपर के अंदर, मैंने 18 सोल्व कराए हैं। 19th क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और 20th क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ है, यानी कि हमने आज 18 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और अगर अभी भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।